ओके बच्चों, तो मैं आज आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ हाफ ईयरली एग्जाम्स जो अभी आपके हुए थे बेसिकली स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल में। और हाफ ईयरली एग्जाम्स ये क्लास नाइन्थ में 2024-25 का पेपर है। 80 मार्क्स का पेपर हुआ था, 2.5 आवर्स का। तो उस पेपर का पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इस पेपर में अभी हम लोग वही पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली हम लोग ने क्वेश्चंस किए थे, ताकि अभी आपको समझ में ज्यादा आ जाए। तो बच्चों, ये आपका पेपर है। अगर आप पेपर अपना देखना चाहें तो उस पेपर को भी देख सकते हैं। इसी पेपर का भी हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं। अभी हम इस पेपर की पूरी पीडीएफ फाइल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये पूरा पेपर है जो आप लोग का दे करके आए थे, तो ये 80 मार्क्स का पेपर था। इसी का ही अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, डिस्कशन से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूं, और स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं आपको पूरा वीडियो सोल्यूशन एज वेल एज हैंड रिटन सोल्यूशन पूरा आपको शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने आईपैड पे आके आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो कुछ इसी तरह से मैंने आपके साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दी है। तो अब मैं जो स्क्रीन में लिखूंगा वो सब आपको दिखता भी चला जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों, पूरा पेपर अब आपके सामने क्लियर कट विजिबल है। अब आप अपने पेपर को देखिए। और ये पेपर हर साल बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे अगले साल यानी 2025-26 में भी स्वराज इंडिया में पढ़ेंगे, और वो अगर प्रीवियस ईयर पेपर ये लगा करके जाते हैं, पूरा वीडियो सोल्यूशन देख करके जाते हैं, तो उनको काफी आराम मिलता है अपना पेपर देने में। वो मार्क्स काफी अच्छे स्कोर करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि मैंने आपके साथ जो भी पार्ट डिस्कस किया था रिसेंटली, उसको मैं अभी आपके साथ कंप्लीट करता हूँ। तो जैसे बच्चों, मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं पहले कंप्लीट करूंगा, और मैं यहाँ पे हेडिंग भी ले लेता हूँ, ताकि ये सारे नोट्स आपके मैं प्रॉपरली बना दूँ। तो ये बच्चों हो गई आपकी नोटबुक, जिसमें आपके मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। और इसमें मैं सबसे पहले बच्चों आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। तो हम लोग को बच्चों सबसे पहले वाले क्वेश्चन में बताना है कि भाई, पहला जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि रैशनल नंबर कौन है। तो तुम कहोगे सर 2/3। 2/3 क्या है? 2/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। क्या ऐसा होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा? पहले आप पहचानिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई रेशनल नंबर्स के अंदर कैटेगरी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहला क्वेश्चन मैं कॉपी कर लेता हूँ। और पहला क्वेश्चन कॉपी करने के बाद पूरा मैं इसका सही जवाब बताता हूँ कि आपको किस तरह से लिखना होता है, ताकि दोबारा क्वेश्चन अगर ये बदल के आ भी जाए तो आप इस क्वेश्चन को सही ढंग से अटेम्प्ट कर पाए। तो बच्चों, आपको ध्यान देना होगा। मैं आपको क्या बताता हूँ, मैंने आपको बताया था कि भैया एक होते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है? तो रैशनल नंबर्स हमको पहचानना है, तो पहले हम उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको बताया जाता है कि भाई इसको P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। क्या Q कभी जीरो नहीं होता है, और P और Q कोप्राइम होते हैं। दैट मीन्स P and Q आर कोप्राइम। इसका बच्चों मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि P और Q का वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। दैट इज P and Q कैन हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। दैट इज P and Q can have no common factor, no common factor other than। अब बच्चों, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, लेकिन इससे काम नहीं चलता है क्वेश्चन में। अब आपको देखना होगा कि भैया रैशनल नंबर सर ने कितने तरह के सिखाए हैं। तो बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई रैशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये बच्चों रैशनल नंबर्स की वैरायटी होती है। जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनके डिनोमिनेटर में बच्चों 5 या 2, या 5 और 2 दोनों के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे आपने लिख दिया 2/5 या 2/10। इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब एक जगह पे रुक जाएंगे। जैसे ये 0.4 हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा। तो ये सारे टर्मिनेटिंग है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनके डिनोमिनेटर में ज्यादातर आपको 3 के मल्टीपल्स मिलेंगे, क्योंकि उनका कोई अंत नहीं होता। वो 0.333333 इस तरह से चलते चले जाते हैं। तो उनका कोई अंत भी नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब एक सिमेट्री के अनुसार वो रिपीट करते रहेंगे। देखो, जैसे मैंने लिखा 0.333, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है, जिसको आप लोग 0.3 बार भी लिखते हो ना।
जैसे किसी ने लिख दिया 0.242424, तो ये भी क्या है बच्चों, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका कोई अंत ना हो, और रिकरिंग भी है। तो 242424 बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो बच्चों ये दोनों ही क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और इसके अलावा बच्चों जो स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। और इसके अलावा जो स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। मतलब उनमें रिपीटिशन होता तो है, लेकिन उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे 0.245, फिर 67289, फिर 1 2 3 4 5 6 7 4 5 3 2 1। यानी कोई भी ऑर्डर का रिपीटिशन का पैटर्न नहीं और उसका अंत भी नहीं हो रहा। तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे बच्चों पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। वो आपको चिल्ला चिल्ला के क्लास में टीचर बनाता भी है कि भाई पाई एक इरेशनल नंबर। अब बच्चों 2/3 क्या है, 2/3 के डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये रिकरिंग करता चला जाएगा 0.66666666। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, तो 2/3 क्या है, रैशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। √2 रूट में है, इरेशनल नंबर है। जीरो क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमको पता है ना रैशनल नंबर कौन से हैं। एक पहला वाला है, एक आखिरी वाला है। तो इसका सही आंसर अब हम लोग देख लेते हैं, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसका सही आंसर है बच्चों सी पार्ट। यानी जिस बच्चे ने ये अपना बी वाला पार्ट टिक किया होगा उसका आंसर गलत हो गया होगा। क्यों गलत हुआ होगा, क्योंकि उसको सही ढंग से रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन ही नहीं पता है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि जीरो के नीचे हमेशा वन होता है। तो 0/1 इज रैशनल नंबर, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में वन है। हाँ, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि p/q में q जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन q वन तो हो ही सकता है ना। तो जीरो लिखा है तो उसका मतलब जीरो के नीचे क्या है, वन है। तो जीरो क्या है, रैशनल नंबर है। 2/3 क्या है, 0.66666, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, तो ये भी क्या है, वो रैशनल नंबर है। क्या ये बात समझ में आई। तो बच्चों अगर आप इसको लिखना चाहें तो 0.6 बार भी लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर है। चलिए भाई, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। सेकंड वाला पार्ट तो मैंने आपको कराया भी नहीं था, तो मैं थर्ड वाला पार्ट करता हूँ। थर्ड वाला पार्ट अगर आप करके आए हैं तो आप उसका आंसर जरूर चेक करिए कि आप सही करके आए हैं कि गलत करके आए हैं। ये बच्चों आपका हो गया थर्ड वाला पार्ट। इसमें क्या लिखा है बच्चों, उसमें लिखा है कि यदि x/y प्लस y/x 1 के इक्वल, तो पूछ रहा है x³ प्लस y³ क्या होगा। तो तुमने कहा सर पहले इसी को ही हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर सर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में सर आ जाएगा xy। तो सर y से y गया, x बचा, x ऊपर चला जाएगा तो x² हो जाएगा। और यहाँ सर y² हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। दैट मीन सर ये आया x² प्लस y² इज इक्वल टू xy। दैट मीन्स ये आ गया x² प्लस y² माइनस xy इज इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों। अब बच्चों आपको इवेल्युएट क्या करना है, आपको इवेल्युएट करना है x³ प्लस y³। तो बच्चों a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताई है, वो होती है a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a² प्लस b² माइनस ए। अब तुम कहोगे सर ये a प्लस बी तो ठीक है, लेकिन जो ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ए भी आपने लिखा है, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू है जीरो। क्या है वैल्यू, जीरो। और जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जीरो आ जाता है। तो बच्चों ये भी जिसने अटेम्प्ट किया है उसका आंसर फिर से गलत है। इसका सही आंसर है ए पार्ट 0। तो जो भी बच्चे ये लाइव वीडियो देख रहे हैं वो जरूर अपने क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दें, ताकि आपसे दोबारा गलती ना हो। उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं क्या इसमें बेस्ट हो सकता है। देखिए बच्चों क्या लिखा है, लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में एक्स का कोफिशिएंट आपको चाहिए। तो बच्चों ये क्या है, x-3 x+5। अगर आपको स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है तो वो भी कर सकते हैं, बिना स्टैंडर्ड के करना है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप बताइए कैसे करें, कैसे करें बेटा, डायरेक्ट स्टैंडर्ड यूज करें कि मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करें, चलो करते हैं मल्टीप्लाई। ये हो गया x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। तो ये बच्चों हो गया x² प्लस 2x माइनस 15। क्या पूछा गया बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x। तो बच्चों x का कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है, क्या है वो, 2। x का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन फिर जिसने अटेम्प्ट किया फिर से उसका आंसर यहाँ पे गलत है। तो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है 2।
इसे देख करके आपको बच्चों महसूस होना चाहिए कि भाई आप लोग को मेहनत ज्यादा से ज्यादा करनी है, मोबाइल कम से कम देखना है। ठीक है ना? मोबाइल को देखिए, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के लिए देखिए। हमारे द्वारा जो इतने भी लेक्चर्स बनाए गए हैं, आप उन्हीं की दुनिया में खो जाया करिए, उन्हीं को बार बार किया करिए, तो आपको ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा एज कंपेरिजन टू आप कहीं और फॉलो करें, आप हमारे ही लेक्चर्स को लगातार देखिए। फिर लिखा है अ पोल 30 मीटर लॉन्ग इज लीन्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। कई सारे बच्चे बिगनिंग में नहीं समझ पाते भैया ये वर्टिकल वॉल है। कह रहा पोल जो है 30 मीटर लंबा है, जो दीवार के सहारे खड़ा हुआ है, और कितना एंगल बनाता है दीवार के सहारे? 30 डिग्री का, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद द ग्राउंड। और बच्चों ये 30 डिग्री ग्राउंड से बनता है, और पोल भी ग्राउंड पे ही खड़ा है। कह रहा हाउ हाई अप ऑन द वॉल विल द पोल रीच। कह रहा है ये पोल की हाइट कितनी है ग्राउंड से। बच्चों क्या पूछ रहा है? पोल की हाइट पूछ रहा है ग्राउंड से। और बच्चों ये लेंथ कितनी थी पोल की? 30 मीटर थी। अब बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। मैंने बताया था 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, याद है? और थीटा होता है, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये साइड क्या होती है? बेस होती है। अब बच्चों ध्यान से देखने की कोशिश करो, आपके पास क्या गिवन है? आपके पास हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, इसमें रिलेशन आपको चाहिए। तो कहोगे साइन थीटा का सर रिलेशन लगा देते हैं, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बच्चों एच हो गया, और हाइपोटेनियस बच्चों 30 मीटर हो गया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इज इक्वल टू एच अपॉन 30। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। यानी h हो जाएगा 30/2 विच इज 50। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया गया है पेपर में, लेकिन इसका सही आंसर है 15। नेक्स्ट पार्ट बच्चों हम लोग कंप्लीट करते हैं। सिक्स्थ वाला पार्ट, हालांकि हमने ये वाला चैप्टर आपको कराया नहीं था, लेकिन हम फिर भी आपके साथ ये डिस्कस कर देते हैं। काफी इजी है पार्ट इसमें, क्योंकि इतनी हिंट हमने आप सभी लोगों को दे दी थी। क्या है लिखा है? इन अ ट्राइंगल एबीसी। ये बच्चों आपका हो गया ट्राइंगल एबीसी। ठीक। कह रहा एंगल ए जो है वो 62 है, एंगल बी जो है वो 58 है। तो पूछ रहा है कि भैया साइड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो तुम कहोगे सर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, पहले थर्ड एंगल भी निकाल लेते हैं। तो निकाल लो। अच्छा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180। तो सर 62 हो गया, 58 हो गया, और एंगल सी हो गया, पता नहीं, वो निकाल लेंगे। सर 8 9 10 हो गया, 6 5 11 और एक 12 हो गया, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो सर यहाँ से एंगल सी आएगा 180 माइनस 120 विच इज 60। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल सी आपका 60 निकल करके आ गया। तो बच्चों आपको, मैंने आपको बताया था कि बड़े एंगल के सामने साइड बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है। तो सबसे पहले छोटा एंगल आप बताइए कौन सा है? कहोगे सर 58। सबसे छोटा एंगल है एंगल बी। उससे बड़ा एंगल कहोगे सर सी। उससे बड़ा एंगल कहोगे सर ए। अब बी के सामने वाली साइड क्या होगी? वो भी सबसे छोटी होगी, क्योंकि बी एंगल सबसे छोटा है। दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा ए सी। सी के सामने वाली साइड ए बी, और ए के सामने वाली साइड बी सी। तो बच्चों आपका करेक्ट ऑर्डर आ गया। अच्छा, हम चेक करते हैं आपका ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। तो बच्चों आपने गलत ही मार्क किया है इस क्वेश्चन में भी, आपका ये सही आंसर है। ठीक है, इसका मतलब ए सी लेस देन ए बी लेस देन बी सी। इससे बच्चों आप समझ सकते हैं कि स्कूल में पास होने में कितनी दिक्कत आ रही होगी। इसलिए मैंने आपको जितने भी वीडियोस बना के दिए हैं, क्वाड्रेटिक मैंने आपको अलग से पढ़ाया है, इसके अलावा मैंने आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पढ़ाया है, इंडिसेस आपने पढ़ा है, लॉगरिथम के लेक्चर आपने हमसे लिए हैं। तो आप उन लेक्चर्स को सही ढंग से देखिए, और एक एक क्वेश्चन आपका बुक का सॉल्व है। क्वेश्चन करने के बाद उनको दोबारा फिर से बिना देखे रिपीट करिए। ना आए तो फिर से वीडियो देखिए, वीडियो में आप गुम हो जाइए हमारे वीडियो में, देखते ही रहिए, बार बार देखिए, और आपको सारे क्वेश्चंस आने लगेंगे। चलिए, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हो गया दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसका बच्चों चेक करते हैं। हम आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन कम से कम आपका आंसर सही हो जाए।
देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम लिखा है। बच्चों आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब ये होता है कि उसकी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। क्या है? इक्वल। ठीक, चलिए। तो तुमने कहा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, आपको मेजर करना है एंगल ए बी सी, ये एंगल आपको निकालना है। ठीक, ध्यान दिया, अभी मैंने मार्क किया, ये वाला एंगल आपको निकालना। तो तुम कहोगे सर ये दोनों साइड सामने की पैरेलल है। अगर सर पैरेलल साइड्स होती हैं तो जो 2x है और 3x है, इनको हम कोंटीरियर एंगल्स कहेंगे, और इनका सम होता है 180। तो सर यहाँ से 5x आ जाएगा 180, यानी x आ जाएगा 180/5। ये हो गया 5 3 जा 50, और 8 में से 5 गया, 3 0 5 6 जा 30। यानी बच्चों आपका ये वाला जो एंगल होगा वो 36 × 3 हो गया। कितना हुआ? 36 × 3, 3 6 जा 18, 3 जा 9 10, और ये बच्चों हो गया आपका 72। ठीक है। अब बच्चों ये क्या है? ये बेसिकली आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, तो दैट मींस इसमें सिमेट्री रहती है। मतलब जितना एंगल 72 ये है, तो ये भी बच्चों 72 होगा। ये 108 है, तो ये भी बच्चों 108। पूछा क्या गया है? ए बी सी। तो ए बी सी एंगल आपका बच्चों 108 है, और बच्चों इसका आंसर सही पार्ट है सी पार्ट। तो ये भी बच्चों आपका गलत हो गया है। तो बच्चों गलतियां पहचानिए और प्रयास करिए, क्योंकि आप बाहुबली हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं दुनिया में। तो मैं इसके आगे जिस पार्ट को करने जा रहा हूं, जरा देखिए उसको ध्यान से। अभी मैं करने जा रहा हूं आपके साथ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन हम लोग अभी करने जा रहे हैं। जरा देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है इन अ रेक्टेंगल एबीसीडी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। इफ ए बी इज 8, ए डी इज 6, देन लेंथ ऑफ पी क्यू इज। ऐसा कुछ पूछा गया है। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ट्राई करते हैं पहले क्या हो सकता है इसमें। क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन बच्चों हमने कॉपी कर लिया। जगह कम है तो नेक्स्ट पेज पे जाके ही कर लेते हैं। लिखा है इन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ये बच्चों आपका रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ए बी सी डी। कह रहा पी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। क्यू किसका मिड पॉइंट है? ए डी का। पी किसका है? ए बी का। क्यू किसका है? ए डी का। यही तो है, क्यू ए डी का मिड पॉइंट है। फिर ये कह रहा है कि जो ए बी है वो आपका है 8। ए बी अगर 8 है तो उसका मतलब ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। ये दोनों ही लेंथ कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि पी क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है। तो बच्चों ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी आपकी 4। ठीक। उसके बाद कह रहा है जो एडी है वो 6 है। इसका मतलब ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी, क्योंकि ये क्यू मिड पॉइंट है। पूछ रहा पी क्यू क्या होगा। अरे ये क्वेश्चन तो बच्चों बहुत ही ज्यादा इजी है। पी क्यू निकालने के लिए तो कोई भी आ सकता है, क्योंकि सर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो गया है, जिसमें सर क्लियर कट नजर आ रहा कि ये लेंथ है 3 और ये लेंथ है आपकी 4। तो बच्चों ये तो राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट होता है ना। ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो हाइपोटेनियस क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम से? 5 होती है। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? 5 हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, सबका हो गया। इससे इससे इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। चलिए। हाँ, तो ये बच्चों हमने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है 35 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब इज डिविजिबल बाय। ये बच्चों किससे डिविजिबल होगा ये पूछा जा रहा है। तो तुम कहोगे सर अभी तो हम ये जानते हैं कि हम इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब से कंपेयर करेंगे, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो सर ये 35 - 7 कितना हुआ? 28। और सर अंदर कोई बड़ा सा टर्म है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए बाहर क्या आ गया। कहोगे सर बाहर तो इस एक्सप्रेशन में 28 आ ही गया,
तो दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन किससे डिविजिबल होगा, 28 से, क्योंकि इसमें 28 एक फैक्टर आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो ज्यादातर क्वेश्चन कर दिए, और जो पार्ट मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस नहीं किया है, मैंने आपको खुद से नहीं पढ़ाया, तो वही वाले क्वेश्चंस मैंने आपको अभी नहीं डिस्कस किए हैं। उसके बाद बच्चों मैंने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, बट बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी क्या होगा। तो बच्चों ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है। इसमें तो बच्चों क्या बताएं, ये क्वेश्चन अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है, और ये आपका सही भी है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल तो इसी को ही कहते हैं, इसमें कोई बड़ा काम नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बच्चों आपका फिर से गलत हो गया है, जबकि आपने इतने क्वेश्चंस किए थे उसके बावजूद भी आपका इसमें गलत मार्क किया हुआ है। इसका मतलब आप बच्चों थोड़ा पढ़िए, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से आप कम कर पा रहे हैं। देखो ये 4 - √7 है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि 4 - √7 को अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो हम किससे करेंगे, 4 + √7 से। तो बच्चों इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 4 + √7। ये भी आपने गलत मार्क किया हुआ है। उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यानी बच्चों जितना पार्ट पढ़ाया हुआ है, अगर आपने उसको सही ढंग से नहीं सुना होगा तो ये क्वेश्चन आपसे फिर हो नहीं पाएंगे। ये क्वेश्चन आपने हमसे पूछा था, जरा देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसमें लिखा है tan 1, तो tan 1 के साथ tan 89 लिख लो। फिर लिखा है tan 2, tan 2 के साथ क्या आएगा, tan 88 आ जाएगा, क्योंकि इसके पहले बच्चों क्या होगा, tan 88 होगा। tan 88 से पहले क्या होगा बच्चों, tan 87 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे करके अंत कहां पर हो रहा है, tan 87, tan 88, और आखिरी टर्म क्या है, tan 89। तो हम क्या करते हैं, इसमें पेयरिंग करते हैं कि इस वाले टर्म को ले लो, इस वाले टर्म को ले लो, फिर इस वाले टर्म को ले लो, फिर इस वाले टर्म को ले लो। ऐसे टर्म्स की पेयरिंग करते हैं जिनके एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। देखो बच्चों इन एंगल्स का सम क्या है, 90 डिग्री, इन एंगल्स का सम क्या है, 90 डिग्री। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ऐसे करते करते बच्चों ये 89 टर्म्स है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है ना। बच्चों इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते तो सारे पेयर हो जाते, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक टर्म रह जाता है। वो बच्चों जो एक टर्म रहता है ना, उसकी वैल्यू होती है 1045, क्योंकि 1045 का जो पेयर होगा वो खुद 1045 दोबारा तो आएगा नहीं, क्योंकि 45 + 45 क्या होता है, 90 होता है। तो 1045 की पेयरिंग बच्चों किसी से भी नहीं हो पाएगी, वो अकेला रह जाएगा। ठीक है ना। तो tan 1 को तो मैंने tan 1 लिख दिया, और 89 को मैंने बताया था कि लिखना 90 - 1। tan 2 को tan 2 लिख दिया, और 88 को लिख सकते हैं 90 - 2। ऐसे करते करते बच्चों ये tan 45 मैंने लिख दिया। बच्चों ये tan 1 हो गया, और tan 90 - 1 होता है cot 1। ये tan 2 हो गया, tan 90 - 2 हो गया cot 2। ऐसे करते करते ये tan 45 हो गया। tan 1 तो बच्चों tan 1, और cot 1 बच्चों क्या होगा, 1/tan 1। ठीक, tan 2 मतलब tan 2, cot 2 का मतलब हो गया 1/tan 2। और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, और tan 45 भी 1 होता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में ये सिर्फ 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, और वैसे 1 1 1 मल्टीप्लाई होकर के आखिरी में भी 1 है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 1, और इसका सही आंसर है बी वाला पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों 0 नहीं है, ये भी आप गलत करके बैठेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर 0 नहीं है, 1 है। 1 लिख के आई थी, अच्छा 1 लिख के आए थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी तो फिर तो बहुत ही कम नंबर हो जाएंगे ऐसे। ओके बच्चों, तो मैंने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जितना भी आपको पढ़ाया था वो मैंने सक्सेसफुली आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आप उतने क्वेश्चंस भी अगर आप एग्जाम में कर लेते हैं तो आपके नंबर काफी अच्छे आ जाएंगे। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताए थे कि भैया कैसे करते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अभी हम लोग कर लेते हैं, और थर्ड वाला तो कंस्ट्रक्शन का है।
चलो, तो जो हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है? थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा है बच्चों 3 cos A इज इक्वल टू 4 sin A, ऐसा लिखा हुआ। ठीक, तो बच्चों एक काम करो, 3 को इधर ले आओ, 4 को इधर ले आओ, और cos A को नीचे ले जाओ, उसको ऐसे लिख लो। देखो वही लिखा हुआ है, 3 cos A इज इक्वल टू 4 sin A, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। इसका मतलब 3/4 किसके बराबर हो गया? 10 के बराबर है। इसका मतलब बच्चों अब आप एक ट्रायंगल बना लो, ऐसे क्वेश्चंस तो बुक में थे ही। ये एंगल हो गया ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। 10 कितना है? 3/4। तो मैंने बताया इसको 3 के लिखते हैं, इसको 4 के लिखते हैं, इसको 5 के लिखते हैं। तो बचाओ बच्चों, उस पर साइन ए क्या होगा? साइन ए होगा 3 के/5 के, दैट मीन्स 3/5। कॉस ए कितना होगा? कॉस ए होगा 4 के/5 के, दैट मीन्स 4/5। क्या इवेल्युएट करना है? इवेल्युएट करना है साइन ए प्लस 2 cos A होल डिवाइडेड बाय 3 cos A माइनस साइन। चलिए इवेल्युएट करते हैं। साइन ए कितना है? 3/5। 2 टाइम्स कॉस ए कितना है? 4/5 होल डिवाइडेड बाय 3 cos A। कॉस ए कितना है? 4/5 माइनस साइन ए कितना है? 3/5। इवेल्युएट करते हैं बच्चों। 2 4 जा 8, और 8 + 3 कितना हुआ? 11। तो ऊपर आ गया 11/5। नीचे देखो बच्चों, 3 4 जा 12, 12 - 3, 12 - 3 कितना होता है? 9। 9/5। तो बच्चों 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 11/9। चेक करिए आपने 11/9 आपने निकाला भी था कि नहीं निकाला। सेकेंड पार्ट करते हैं। डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स एक्स एंड वाई। क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने की स्टार्टिंग करते हैं। पेज को ड्रैग करके हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो बच्चों आपका क्वेश्चन है फाइनली 4 + √2 होल डिवाइडेड बाय 2 + √2 इज इक्वल टू x माइनस √y। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास गिवन है, पूछ रहा एक्स और वाई क्या होंगे। तो कहोगे सर कुछ नहीं, ये क्वेश्चन आपसे कराए थे और बुक में भी थे, तो आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से रैशनलाइज कर रहे थे, तो 2 + √2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 2 - √। अब बच्चों क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। 4 × 2 = 8 -4√2 +2√2 -√2 × √2 होल डिवाइडेड a + b a - b + a² - b²। बच्चों 8 में से -2 कितना हुआ? 6 -4√2 +2√2 -2 होल डिवाइडेड बाय, ये हो गया 4 - 2, 6 -2√2 होल डिवाइडेड बाय 4 - 2 2 हो गया। उसके बाद बच्चों ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। नीचे से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा बच्चों 3 - √3। कितना आया? 3 -√3 नहीं है बच्चों, ध्यान दो, √2 है। ठीक है, तो बच्चों हम इसको किससे कंपेयर करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे x माइनस √y से। तो आपको क्लियर कट दिखाई देना कि x की जगह 3 है और y की जगह 2 है, तो उसका आंसर बच्चों निकल के आ गया। अगर आपने ये आंसर लिखा होगा तो आपको नंबर मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन तो बच्चों अभी हम डिजिटल बोर्ड पे नहीं कर सकते, हालांकि बच्चों काफी सारे क्वेश्चन अब आपको आइडिया लग गए होंगे कि कैसे करने होते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों फैक्टराइज करने का है, वो थोड़ा सा इजी लगता है, वो डिस्कस कर देते हैं आपके साथ। पेपर अगर आप पूरा देखना चाहें तो पूरा पेपर मैं आपको शो कर देता हूं, ताकि आप इसको घर पे अटेम्प्ट कर पाए। ये बच्चों नेक्स्ट पेज हो गया। ठीक है, पूरा पेपर मैंने आपको शो कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर है, हमारे पास एक 4 नंबर का क्वेश्चन है फैक्टराइज करने के लिए। उसको हम फैक्टराइज जरूर करते हैं ताकि हमको 4 नंबर पूरे हो जाए। ये बच्चों आपका क्वेश्चन मैंने लगा दिया।
लिखा है इसको फैक्टराइज करने के लिए, क्या है ये है 4 टाइम्स 2a - 3 का होल स्क्वायर -3 टाइम्स 2a - 3 इंटू a - 1 -7 टाइम्स a - 1 का होल स्क्वायर। चलो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं फैक्टराइज करना। ये 4 हो गया, ये -7 हो गया। 4 × -7 कितना हुआ? माइनस का 28। माइनस का 28 ऐसे ले आओ कि -3 हो जाए, क्योंकि सर बहुत आसान है। 4 × -7 -28 होता है, और -7 + 4 -3 भी होता है। तो धीरे से आपने ये मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर दिया। ये हो गया 4 टाइम्स 2a - 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद लिखोगे -7 2a - 3 इंटू a - 1 +4 2a - 3 इंटू a - 1, और लास्ट में क्या है -7 टाइम्स a - 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको, है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही, अगर आप फैक्टराइज करना जानते हैं। बस यहाँ x और y की जगह अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिए, आपको पेयरिंग करनी होती है। पहले आप यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, फिर आप यहाँ पे पेयरिंग करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं पेयरिंग। क्या आएगा सबसे पहले कॉमन? 2a - 3, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4 टाइम्स 2a - 3 -7 टाइम्स a - 1, ब्रैकेट क्लोज। फिर बच्चों क्या कॉमन आएगा? a - 1। फिर आएगा 4 टाइम्स 2a - 3 -7 टाइम्स a - 1। ध्यान से देखो बच्चों, क्या फैक्टर वही है? देखो जो फैक्टर यही है, वही फैक्टर ये है, सेम है ना? तो हम इसको क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आएगा कॉमन? 4 टाइम्स, ये पूरा पूरा बच्चों कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, तो मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। 4 × 2 = 8a, 4 × 3 = 12, -7a +7। ठीक है, और बच्चों अंदर क्या बचेगा? एक बचेगा 2a - 3 + a - 1। ठीक है बच्चों, ध्यान दिया? ये बचेगा और फिर ये बचेगा, बाकी तो मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। चलिए बाकी अगले स्टेप लिखिए आप हमको जल्दी से बताइए। 8a - 7 है, कितना हुआ? ए। -12 + 7 -5, 2a + a 3a हो गया, -3 -1 -4। तो बच्चों फाइनली इसके क्या आ गए फैक्टर्स निकल करके मैंने आपको दे दिए। काफी छोटा क्वेश्चन था, लेकिन भयानक फॉर्म में लिखा हुआ। 4 नंबर का है बच्चों क्वेश्चन, आपको स्वराज इंडिया में 4 नंबर ये मिल गया। एक बच्चों क्वेश्चन काफी इजी है, उसको भी कर लेते हैं। मन नहीं मान रहा, फैक्टराइजेशन आपने काफी किया, अभी भी नहीं किया तो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर की हेल्प से आप फैक्टराइजेशन को अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं मान के। ये बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग और भी कर लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा है टाइप का लग रहा है। तो कहोगे सर सबसे पहले 8 कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया x³ + y³। इसमें 2 कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया x + y। इसको सर ओपन कर देते हैं तो ये आ जाएगा a + b इंटू ब्रैकेट a² + b² -ab एंड 2 टाइम्स x + y। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला और ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है, एज वेल एज 2 भी कॉमन है ना? क्वेश्चन हो गया। 2 कॉमन हो गया, x + y कॉमन हो गया, तो अंदर बचा 2 4 = 8 और ब्रैकेट में बचा x² + y² - xy, और बच्चों ये हो गया +1। तो हो गया बच्चों 2 टाइम्स x + y इंटू ब्रैकेट 4x² + 4y² -4xy + 1। ये बच्चों आंसर निकल के। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को कैसे किया। ठीक है बच्चों, और भी क्वेश्चंस हैं तो आप इनको कंप्लीट करिए, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि क्वेश्चंस कहाँ से बने, क्योंकि आप ये भी घर पे जाके रिपीट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी घर पे जाके कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस जो भी आपने आपको लगते हैं आते हैं लेकिन आप एग्जाम्स में नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से आप सिर्फ पास हो रहे हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार करिए अपने आप से, और करके मेरे को सबमिट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आपसे 100% खुद से ही हो सकते हैं। तो आप इसको जल्द से जल्द करके हमको सबमिट करिए। इन क्वेश्चंस पे मैंने आपको मार्क करके दे दिया है, और फिर जो डिस्कशन करते हैं, पहले इतना आप कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो जिन क्वेश्चन पे हम जो हमने मार्क करके दिया है ना, वो क्वेश्चन आप जरूर करिए पहले। ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोग आज की क्लास को यहाँ पे ओवर करते हैं। थैंक यू।
स्क्रीन शेयरिंग बंद करते हैं।